Hi guys, I am Conventional Guruji welcome you all for daily financial editorial discussion. यहाँ हम डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस लाइन के आर्टिकल डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं. इट इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ इनिशिएटिव ऑन यूट्यूब. यहाँ पे इतने न्यूज़पेपर के आर्टिकल डेली बेसिस पे कोई डिस्कस नहीं करता है एंड दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक RBI, SEBI, NABARD, UPSC, SBI एंड IBPS PO. आज जो 1 जुलाई 2020 को मेनली आर्टिकल आए हैं सारे न्यूज़पेपर में, मेनली चाइनीज़ ऐप जो बैन किया है लाइक टिकटॉक एंड अदर्स, इस पे आर्टिकल पे फोकस था. इकोनॉमिक्स टाइम्स पे कोविड-19 एंड चाइनीज़ ऐप बैन पे फोकस था. दिस आर्टिकल्स डजंट रिलेट टू फाइनेंशियल एडिटोरियल, सो आई वोंट डिस्कस दिस आर्टिकल्स. आज का जो हमारा पहला आर्टिकल होगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, इट विल बी अराउंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा. इस आर्टिकल में अच्छे से डिटेलिंग बताया गया है क्यों WTO अपना रोल निभा नहीं पाया इंटरनेशनल लेवल पे, क्यों ये फेल हो गया, क्या ये कर सकता है. अच्छे से चीज़ डिस्कस की गई है, इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा लाइव मिंट से, दैट इज़ RBI ने एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है रिलेशन टू कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग. इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या इसमें स्पेशल पॉइंट्स हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आया था GST के रिगार्डिंग. एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, GST को 3 साल हो गए, सो हम डिस्कस नहीं करेंगे. एक आर्टिकल और आया था पावर परचेज एग्रीमेंट के रिलेशन में, इसे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे. WTO की बात करते हैं. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जो स्टेबलाइज हुआ था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका रिप्लेसमेंट था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेबलाइज हुआ था 1995 में. रिसेंट में आपने देखा होगा WTO काफ़ी न्यूज़ में रहा है, पर रॉन्ग रीज़न की वजह से, कुछ अपने जो इसके फेलियर थे इसकी वजह से न्यूज़ में रहा है. रिसेंट में WTO को ये भी बोला गया इट इज़ ए फेल्ड पुलिसमैन, वर्ल्ड की फेल्ड पुलिस है जो कि पिछले जब से 1995 से स्टेबलाइज हुआ है तब से कुछ कर नहीं पाया है. 21 सेंचुरी के लिए WTO बना ही नहीं है. इससे पहले जो प्रोविज़न थे GATT के वो काफ़ी सक्सेसफुल था. दैट इज़ 20वीं शताब्दी के लिए था, पर 21वीं शताब्दी के लिए WTO बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा है. जो इसकी अपीलेंट बेसिकली WTO करता क्या है कि WTO वर्ल्ड के जितने भी मेंबर हैं उनमें ट्रेड डिस्प्यूट को निपटारा कराता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड्स के. अपीलेंट बॉडी होती है, कोई कंट्री में अगर ट्रेड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है तो उसकी अपीलेंट बॉडी में कंप्लेन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा. रिसेंट में हम बात करते हैं लास्ट ईयर दिसंबर में क्या हुआ था कि WTO की जो अपीलेंट बॉडी थी उसमें जजेस की नियुक्ति होनी थी, पर जजेस की नियुक्ति हो नहीं पाई क्योंकि जो इनके मेंबर कंट्री उनमें आपस में डिस्प्यूट रहा अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जजेस का, तो जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाई. तब से जो इसकी अपेलेंट बॉडी है उसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं क्यों प्रॉपर नंबर ऑफ़ जजेस यहाँ नहीं है. तो एक तरह से इसका मेन जो वर्किंग फंक्शन था ये भी जो बाकी कंट्रीज़ की मेंबर कंट्रीज़ की अपील सुनने का वो बंद हो चुका है. इस साल मई 2020 में जो WTO के डायरेक्टर जनरल है मिस्टर रॉबर्टो अज़ेवेदो, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये इस साल के अगस्त तक रिटायरमेंट ले लेंगे, जबकि इनके रिटायरमेंट में अगस्त के बाद भी 1 साल बाकी रहेगा. तो 1 साल पहले रिटायरमेंट लेने का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है. तो आप देख सकते हैं कि WTO किस हालात से गुजर रहा है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट WTO का स्टेबलाइजमेंट 1995 में हुआ था. तब से लेके आज तक WTO ने एक भी कोई सिंगल ट्रेड नेगोशिएशन एक्ट या ट्रीटी कंट्रीज़ के बीच में साइन नहीं करा पाया है ये. तो इसका एक बहुत बड़ा फेलियर कह सकते हैं. जो उम्मीदें WTO से थी उस पर खरा नहीं उतर पाया. सन 2001 में WTO ने ट्राई किया दोहा कन्वेंशन के इम्प्लीमेंट करने का. इसमें बेसिकली था 2001 में इसको शुरू होना था, 2005 में इसको ख़त्म होना था, पर स्टिल आज की तारीख तक भी इसके कन्वेंशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाया. इसके रूल्स एंड नेगोशिएशंस भी आज तक नहीं बन पाए हैं. दोहा प्रोसेस आज तक कंटिन्यू है. इतना लंबा इसका कंटिन्यूशन हो गया, मेंबर कंट्रीज़ में अपोजिशन आ गया. मेंबर कंट्रीज़ कई कंट्रीज सोचने लगी कि इस पर अब काम करना
कोई समझदारी वाली बात नहीं है। कई कंट्रीज़ आज भी इस पे नेगोशिएशन कर रही है, तो मेंबर कंट्रीज़ में भी क्लैरिटी नहीं है इसको अपनाना है नहीं अपनाना। अगर अपनाना है तो उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे। तो दोहा कन्वेंशन एक तरह से डब्ल्यूटीओ का प्रॉपरली फेल हो गया। डब्ल्यूटीओ ने कुछ डील्स साइन करने का ट्राई किया। 2015 में डब्ल्यूटीओ एक डील लाया था जो कि था जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उस पे सारी जो सब्सिडी है उसका एलिमिनेशन कर दिया जाए। मेनली डेवलप कंट्रीज़ थे, उन्होंने ये प्रोविज़न उठाया था। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट ये उठाया गया था, पर ये भी फेल हो गया। ये नेगोशिएशन भी स्टेबलाइज नहीं हो पाया क्योंकि और वैसे भी इंडिया के हित में नहीं था। तो एक बड़ी डील डब्ल्यूटीओ जो करना चाह रहा था डेवलप कंट्रीज़ के फ़ायदे में रखते हुए, वो भी डब्ल्यूटीओ नहीं करा पाया। इससे डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन नहीं करा पाया, कोई डील्स नहीं साइन करा पाया। इससे अच्छी डील्स तो रीजनल डील्स जो इनके मेंबर्स हैं इन लोगों ने आपस में ही कर ली है, जो डब्ल्यूटीओ नहीं करा पाया। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट मेंबर कंट्रीज़ ने आपस में ही साइन कर लिए हैं, डिजिटल इकोनॉमी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, एनवायरनमेंट चेंज को लेके। ये जो एग्रीमेंट्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं रीजनल लेवल पे अपने से साइन कर चुके हैं। अगर दोहा राउंड सक्सेसफुल हो जाता तो वर्ल्ड लेवल पे एक रूल स्टेबलाइज होते हैं ट्रेड के, कैसे ट्रेड करना है, क्या बेसिक रहेंगे स्टेबलाइज होते हैं। पर दोहा राउंड सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इस लेवल पे भी डब्ल्यूएचओ ने हमें अपसेट किया। कोविड-19 के क्राइसिस आए अभी रिसेंट में, कई कंट्रीज़ ने अपने मन के मुताबिक रूल सेट कर लिए, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए अदर कंट्रीज़ में। स्पेसिफिकली बात करें मेडिकल फूड आइटम पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए एक्सपोर्ट पे, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड पे, बताते हुए कि हमारी कंट्री में शॉर्टेज हो जाएगा। अगर डब्ल्यूटीओ पहले से एक्शन लेता है, रूल स्टेबलाइज होते हैं, तो हर कोई कंट्री मनचाहा व्यवहार नहीं कर पाती। डब्ल्यूटीओ को जो मेन काम है उसे जो टैरिफ बैरियर्स जो कंट्रीज़ दूसरी कंट्री पे लगाती है उनको रिड्यूस करना चाहिए, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं उनका एलिमिनेशन प्रॉपरली करना चाहिए। जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, डब्ल्यूटीओ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो टेबल पे सॉल्व हो सकते हैं, ना कि किसी और वजह से कंट्री में कन्फ्लिक्ट आए। इस कन्फ्लिक्ट को डब्ल्यूटीओ रिवॉल्व कर सकता है। अगर हम बात करते हैं, डेवलप कंट्रीज़ हमेशा ये आरोप लगाती है जो ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ था उससे सबसे ज़्यादा नुकसान डेवलप कंट्री को हुआ है। उन्होंने ज़्यादा पैसा हमेशा पे किया है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत कम पैसा पे कर किया है। सिमिलरली डब्ल्यूटीओ पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ ये आरोप लगाती हैं कि हम आपकी पॉलिसी के कारण ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो डब्ल्यूटीओ क्या ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो कि म्यूचुअली बेनिफिट करें, डेवलप कंट्रीज़ का भी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का भी और डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी। ये तभी पॉसिबल है जब सारे मेंबर हाथ मिलके आपस में मिलके कोलैबोरेशन करें, तभी ये पॉसिबल है। डब्ल्यूटीओ को और क्या करना चाहिए, अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, टाइमली नोटिफाई करना चाहिए मेंबर कंट्रीज़ को, कोई भी चेंज करने जा रहे हैं या क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता होना चाहिए। इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डब्ल्यूटीओ को जाना पड़ेगा। रिसेंट में हमने बात की थी ऊपर आर्टिकल में, लास्ट ईयर दिसंबर में अपीलेंट अथॉरिटी जो थी इसमें जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाई। ऐसे इश्यूज़ फ्यूचर में नहीं आने चाहिए, डब्ल्यूटीओ को मेक श्योर करना होगा। एक ट्रेड जो है बेसिकली उनके रूल स्पेसिफाइड करने पड़ेंगे, जैसे दोहा राउंड सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इस टाइप के रूल वापस नेगोशिएट करने पड़ेंगे, वापस डब्ल्यूटीओ को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। डब्ल्यूटीओ को एफर्ट लगाने चाहिए कोविड-19 के कारण जो क्राइसिस आए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उनको बैलेंस करने के लिए। ये आर्टिकल बेसिकली डब्ल्यूटीओ पे था। आज का जो हमारा सेकंड आर्टिकल है दैट इज़ आरबीआई एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग। रिसेंट में आरबीआई ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसमें जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है इस पे सुपरविज़न या कंट्रोल करना, सुपरविज़न करना कैसे आरबीआई कर सकता है, इसके बारे में एक ओवरसाइट, एक ओवरव्यू दिया गया था। बेसिकली जो फोकस किया गया था इसमें अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर पे फोकस किया गया था। अब इसमें जो प्रोविज़न बताए गए हैं, आरबीआई का स्ट्रॉन्ग आरबीआई का सुपरविज़न की ज़रूरत है, इसमें बताया गया है। प्रोटेक्शन करना पड़ेगा आरबीआई को, जो डिपॉजिटर है, जो आम पब्लिक है जिनका पैसा इन सोसाइटीज़ में, इन बैंक्स में जमा है, इस पर फोकस करना होगा। जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर होता है ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव और आरबीआई के डुअल कंट्रोल में होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे होता है और आरबीआई तो आपको पता ही है, डुअल कंट्रोल
बेसिकली इससे होता है। और डुअल कंट्रोल में इशू क्या आते हैं, कई बार हितों का टकराव जिसे कहते हैं वो होने लगता है। कई बार आरबीआई बोलती है ये करना है या स्टेट गवर्नमेंट बोलती है ऐसा करना है, और जो स्टेट आरबीआई को सडन चेंज करना चाहती है तो उसमें भी स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आरबीआई ने इंटरवीन किया पीएमसी बैंक के केस में। पीएमसी बैंक ने बेसिकली क्या किया था, एचडीआईएल को पैसे उधार दे दिए थे, ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ रुपए, जिसके कारण उसमें डिफ़ॉल्ट मार दिया गया था इस बैंक के द्वारा। लोगों के पैसे नहीं पे कर पाए थे, लोगों में काफ़ी पैनिक हो गया था। अगर हम बात करते हैं कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की, इसमें 1500 ब्रांचेज हैं, ऐसी 1500 बैंक्स हैं अलग अलग, जो कि अर्बन एंड मल्टी स्टेट लेवल पे डील करती है। बात करते हैं अगर हम कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की, इनका जो बैलेंस शीट है वो 6 लाख करोड़ की है, कंपैरेटिव टू नॉर्मल बैंक्स जो कि 166 लाख करोड़ की है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनमें बेसल 1 नॉर्म्स लागू होते हैं, और इनका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है वो भी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एनपीए की बात करते हैं अगर हम कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की, 7.1% इनका एनपीए था 2019 में, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2020 में 10.5 10.5% हो गया। अब इस आर्टिकल में बात की गई है, इस ऑर्डिनेंस में बात की गई है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको डिपॉजिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसके अंदर लोगों का 5 लाख रुपए तक के पैसे की गारंटी दी जाएगी। जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है इसमें क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, इनके जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत डाइवर्सिफाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स इनके मेंबर्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटे गरीब लोगों का पैसा ज़्यादा होता है, गांव के लोगों का जो मजदूरी करते हैं लोग, गरीब लोगों का पैसा इन सब में ज़्यादा होता है। तो इनको आरबीआई से परमिशन अगर ये लोग लेते हैं तो कैपिटल जो होगा इनका इक्विटी और डेट दोनों की फॉर्म में हो सकता है, दोनों की फॉर्म में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फील्ड डाइवर्सिफाई इनको करने की ज़रूरत है। आरबीआई ने इस ऑर्डिनेंस के थ्रू अपने पावर ले ली है अपने पास, जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मर्जर करना है, इनका अमलगेशन करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इनका जो मेन फोकस होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे होता है। 44% जो अपना लैंडिंग करते हैं ये लोग पीएसएल सेक्टर में करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करते हैं। 6% ये लोग लैंडिंग करते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी कंट्री का एक तरह से कह सकते हैं ये बैकबोन है। अब इस ऑर्डिनेंस में बोला गया जैसा कि सुपरविजन एंड रेगुलेशन आरबीआई इसमें करेगी। आरबीआई इसके मैनेजमेंट के जो टॉप मैनेजमेंट के पर्सन हैं उनको अपॉइंटमेंट भी आरबीआई कर सकती है। आरबीआई इनके कोई अगर डायरेक्टर या हाई लेवल के मैनेजमेंट का पर्सन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आरबीआई उसको अपनी पोस्ट से हटा सकती है। आरबीआई मैनेजमेंट के डिसीजन को सुपरसीड कर सकती है। आरबीआई मैनेजमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है 5 साल तक के लिए। और इसके लिए क्या होगा, आरबीआई अगर डील करना होगा तो आरबीआई को मोर मैन पावर की ज़रूरत, जब ऑलरेडी आरबीआई में मैन पावर कम है तो आरबीआई को इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी, अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक ब्रांच बनानी पड़ेगी इनकी डीलिंग के लिए। अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की, 30% जो हमने बात की 1500 ये हैं अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनमें 30% का जो बैलेंस शीट है दैट इज़ मोर देन 500 करोड़, और 50% का जो बैलेंस शीट है नियर अबाउट 50 करोड़ रुपीज़ के अराउंड। पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, छोटे जो हैं इनमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इनमें मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता चीज़ों का, और ऑडिटिंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाती, ऑडिटिंग भी इनकी इंटरनल लेवल पे ही होती है। हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। पर एट प्रेजेंट जो मैन पावर की कमी है तो आरबीआई स्टार्टिंग में इन पे जो 30% वाला सेक्टर है इस पे जल्दी फोकस कर सकता है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बिज़नेस मॉडल में ऐसा है कि ज़्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके फील्ड डाइवर्सिफाई नहीं है बिज़नेस मॉडल में, तो इनके लिए सर्वाइवल बहुत टफ है। पर ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटीज़ जो भी हैं, तो इनको अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कई बार क्या होता है पॉलिटिकल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा लिंकअप हो जाते हैं इन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग सोसाइटीज़ में। बैंक जो नेता लोग होते हैं अपने चहेते लोगों को लोन दिला देते हैं, अपना जो काला धन होता है वो यहाँ रख देते हैं, उसको वाइट मनी बना देते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ये सेक्टर फेस करता आ रहा है, इसे भी ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सो गाइज़, आज हमने
1 जुलाई को 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। 1 WTO के रिगार्डिंग जो कि लाइव मिनट में आया था, यह आर्टिकल पब्लिश किया था नाइजीरिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने। सेकेंड आर्टिकल हमने डिस्कस किया कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर लेटेस्ट